पहले जरा एक बार मार्केट देख लीजिए। मार्केट ने अपनी पूरी जो बढ़त है ना उसको गवा दिया है। गैप अप ओपनिंग जरूर हुई लेकिन हाई लेवल्स पे हम सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। तो एक डर होता है ना कि दिन के दौरान कभी भी 10, 11, 12 बजे या लेटर हाफ ऑफ द डे में कुछ प्रेशर आ जाएगा। 2 दिन का वीकेंड है, खुलते ही प्रेशर आ गया। देखिए मार्केट लाल निशान में फिसल भी चुके हैं और अभी भी आप देखेंगे ना तो आपको करीब करीब 15-16 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में गिरावट नजर आएगी। अब वैसे आप कहेंगे कि ये 15 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, इतना ज़्यादा घबराने की हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज का जो हाई था ना वो 25,940 का था। जी हाँ, 40 पॉइंट वो और 860 पर आप बैठे हैं 40 पॉइंट ये। तो हायर लेवल से खुले हुए 10 मिनट हुए हैं, 80 पॉइंट आप ऊपरी लेवल से ऑलरेडी गवा चुके हैं। तो प्रेशर इस तरह से है, या फिर कोई भी जो मंदी करने वाले हैं या फिर जो बेयर्स हैं ना, वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर हायर लेवल्स पे आप देखिए उनके मुंह में पानी आ जाता है और ऊपरी लेवल से जो प्रेशर है वो साफ तौर पे बाजार पर हावी हो जाता है। तो मैम कोई अगर ट्रेड हो इन लेवल्स पर, अगर आप रिवाइज करना चाहें जो हमने पहले बात करी है उसके हिसाब से। इसकी हो जाएगा, अच्छा रहता है 26,000 के आसपास आ जाता। लेकिन 25,960 से ये घूम गया, बट स्टिल जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। बट एक बार हम मौका देंगे कि 26,000 के आसपास आ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा फेवरेबल बन जाएगा। फिलहाल के लिए सेलिंग ट्रेड सेल का है, लेकिन लेवल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जितना एज क्लोज टू 26,000 मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। यस। अगर आप मार्केट में फिलहाल शॉर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ। वोडाफोन आइडिया तो हमने डिस्कस किया ही। एक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, हाँ प्लीज़ बताइए। जी। अगर हमको कुछ देखना है तो हम क्रूड देख सकते हैं। इस समय पे क्रूड में एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसमें थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट वी कैन ट्राई। तो क्रूड हम चाहे तो जनवरी सीरीज भी देख सकते हैं, फरवरी फ्यूचर में ये ट्रेड है एक्चुअली। तो हम फरवरी सीरीज को भी देख सकते हैं। फरवरी सीरीज ज्यादा, फेब का जो सीरीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, जो कि अभी 5,240 पर है पिछले सेशन में। मतलब अभी जो क्लोज हुआ है 5,242 पर। यहाँ से अगर हम एक एंट्री के बारे में सोचते हैं तो संदीप जी 5,310 एज फर्स्ट टारगेट, एंड करीब करीब 5,400, ये दो टारगेट के लिए हम इसको 2-4 दिन हफ्ते भर के व्यू के साथ में क्रूड में ये लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। डायरेक्शनल इसको हेज की जरूरत मुझे नहीं लगती। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिएगा 5,100 का। सो ये क्रूड का ट्रेड है, जो चाहते हैं एक 1:1 टाइप ऑफ ट्रेड तो मिल सकता है। हाउएवर 5,400 के बाद भी ये थोड़ा सा और 70-80 पॉइंट ऊपर जा सकता है। सो सजेशन ये है कि सेकंड टारगेट के बाद आप इसको ट्रेलिंग कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड गेन्स मिल सके। बट तो फिलहाल आप क्रूड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप कह रहे हैं कि फेब वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए क्रूड का, और इसमें 5,400 का टारगेट, 5,100 का स्टॉप लॉस। हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट है। तो क्रूड में फिलहाल तेजी का पांच व्यू हजार बन रहा है। तीन सौ 5,000। 5,310 पहला है, फिर 5,400 एंड देन 5,500 के आसपास, मतलब लाइक दिस। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो फरवरी का जो ट्रेड है वो आपको लेना है क्रूड में, अगर आप तेज़ी करके चल रहे हैं। ये टारगेट्स हैं आपके सामने, स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहेगा। तपन सर, अगर ये क्रूड इतना ऊपर जाते हुए देख रही हैं तपन मैम, अगर वेले मैम, तो सर आप भी एक बार देखिए कि अगर क्रूड, आप भी इसे इत्तेफाक रखते हैं कि क्रूड अगर ऊपर जाना है तो फिर ओएमसीज के लिए दिक्कत हो जाएगी। मुझे इतना देखो, ओएमसी को दिक्कत कब आएगी जब $70 क्रॉस करेगा, जो मुझे टफ लग रहा है। क्योंकि अगर ये यूएस जिस तरह से एक्वायर किया वेनेजुएला, वेनेजुएला का ऑयल आने लगे जो अभी तक नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो एक कह सकते हैं ना कि एक तरह से वहां से एक सप्लाई आएगा। ओपेक भी जो है अभी आप देखो तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करे, वो सप्लाई बढ़ाता ही है। द रीजन इज क्योंकि उनको भी इनकम चाहिए, तो वहां भी आप देखें तो वो है। दूसरा, रशिया यूक्रेन का तो चल रहा है क्राइसिस, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में इतना भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे वेनेजुएला की वजह से ऐसा लग रहा है कि आगे जाके वहां से भी सप्लाई अगर आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप आगे जा रहे हैं उनकी कंपनियां वहां एस्टेब्लिश होगी और वहां से क्रूड आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से क्रूड मुझे नहीं लगे 70-75 के ऊपर जाए। अगर वो नहीं जाता है तो ओएमसी के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओएमसी अच्छा खासा हेज करके रखती है, तो वो रेंज में चलती है। तो 60 to 70 आई डोंट थिंक देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। 70 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि ओएमसीज के लिए कुछ प्रेशर जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखे। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये स्टॉक दिखाइए। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये स्टॉक गिरा था, लेकिन आज देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में आप देखिए ऑलमोस्ट 45 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 3% का अप मूव है। नंबर्स अच्छे आए थे, इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए थे, मुनाफा में भी अच्छी बढ़त आई थी, लेकिन कल बाजार का सेंटीमेंट खराब था जिस वजह से स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ था। कल बीएचईएल में भी 10% की गिरावट हमने बनती हुई देखी। आज 2.25% का अप मूव है। कल वो जो रॉयटर्स की रिपोर्ट की उसके दम पर हमने देखा था कि
BHEL का स्टॉक गिरा था। आप कह ही रही थी VLMM की इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। तपन सर, आप भी इत्तेफाक रखते हैं, कल जिस तरह का न्यूज़ फ्लो बना है, चाइना वाली जो वो खबर आ रही है कि शायद उनको अलाउ किया जा सकता है सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेने की, जो बातचीत है फिर से आ रही है सामने, कब हटाई जा सकती हैं, BHEL के लिए क्या कितना नेगेटिव है सर? ये जो गिरावट है, कोई भी गिरावट एंटर करने का मौका है? BHEL ऑफ कोर्स ये थोड़ा नेगेटिव था चाइना का, लेकिन मैं फंडामेंटली भी BHEL में जो मुझे हमेशा दिक्कत आती है वो है एग्जीक्यूशन पार्ट। आप देखो इनके पास आई थिंक 7 times एनुअल सेल्स का ऑलरेडी टर्न है ऑर्डर बुक, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उस तरह से है नहीं। उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही डिले चल रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंटिटी है तो उनको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, तो वहां मुझे देखना है ये क्वार्टर रिजल्ट में क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है। तब तक मैं आई विल नॉट बी अ बायर, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। अगर वैल्यूएशन की दृष्टि से देखे तो बाकी सब उनके पीएस के सामने सबसे महंगा भेल है। तो यहाँ डर, गिरने का डर हमेशा मुझे ज्यादा लगता है बढ़ने से ज्यादा। तो इस लेवल पे तो मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं चाहूंगा क्वार्टरली रिजल्ट देखे, और तभी भी अगर एग्जीक्यूशन है तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बैट नहीं बोलूंगा इसको। चलिए ठीक है, एक स्टॉक दिखाइए आप एलोकॉन इंजीनियरिंग का, जिसके नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे। नंबर्स ढीले आए हैं, मुनाफा गिरा है इनका, मार्जिन्स भी टूटे, और स्टॉक देखिए कम से कम नहीं तो 13% टूटा हुआ आपको नजर आएगा। 22.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है एलोकॉन इंजीनियरिंग। इसको दिखाइए, रिजल्ट्स का इंपैक्ट जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नीवा बूपा इसके बाद हम बातचीत करेंगे। कल हमने नंबर्स के बाद देखा था इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे था, जो दिसंबर के अपडेट्स आए थे मजबूत थे। स्टॉक कल 3% ऊपर था कमजोर बाजार में, लेकिन आज 4% नीचे आ गया है। इसी तरह से हेक्सावे टेक्नोलॉजीज करीब 5% के आसपास का फॉल है। ABB पावर में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है। एलोकॉन इंजीनियरिंग, VLMM, तपन सर से तो हमारी बात होगी इस पर। इसका कोई क्रूशल सपोर्ट लेवल बताइए आप, जहां पर थोड़ा रुक सकता है ये स्टॉक? अभी 440 के आसपास चल रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये 350 से पहले, या फिर टू बी स्पेसिफिक 330-25 से पहले ये कहीं पर सपोर्ट लेगा, अगर मैं पुल बैक्स को अवॉइड कर दूं तो। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा पुल बैक में इम्पल्सिव बाइंग ना करें तो हमको और ये 80-90 पॉइंट सस्ता मिल सकता है। वहां पर चाहे तो इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। सो वेट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है तपन सर, एक बार नीवा बूपा देखिए, कल अच्छा कमजोर बाजार में भी ऊपर था, आज 4% का फॉल है। कोई पर्टिकुलर रीजन इस स्टॉक को लेकर, सेक्टर को लेकर आपका व्यू क्या है? नहीं, नीवा बुबा का एक ही जो रीजन है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन काफी, अगर आप देखो तो इसका हाई है कंपेयर टू अदर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। और इस वैल्यूएशन पे यू नीड अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ। जो आया था लास्ट क्वार्टर तक अगर देखे तो उतना आया, लेकिन अहेड ऑफ द टाइम्स है, अहेड ऑफ द बाकी सभी के रिजल्ट के सामने ये थोड़ा हम ज्यादा ही प्रीमियम इसको मिला हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन की दृष्टि से ये फॉल ज़्यादा है, और ये मार्केट भी इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 152 के पी पे, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली पी से नहीं देखा जाता, लेकिन इनडायरेक्टली पर मैं अगर बाकी सब मैट्रिक्स देखूँ तो मुझे यहाँ थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो अभी भी यहाँ मेरे एंड से अवॉइड ही होगा। वी हैव टू सी द रिजल्ट कि उस तरह से स्टेलर परफॉर्मेंस है कि नहीं, नहीं तो ये वापस गिर सकता है। अच्छा VLMM, एक बार जरा ना आप ये सोलर वाले स्टॉक देखिए, स्पेशली एक्मे सोलर, प्रीमियर एनर्जीज और वारी में जो होना था वो पिछले कुछ दिनों में हमने ऑलरेडी देख लिया। अब ना एक्मे सोलर उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है गिरने वाले की, तो 221 के आसपास आपको एक्मे सोलर कैसा लगता है? आप मुझे सुन पा रही संदीप हैं? जी, यस प्लीज, एक बार वापस से आप बता सकते हैं? मैं एक्मे सोलर की बात कर रहा था। मैं कह रहा था प्रीमियर और वारी एनर्जीज ऑलरेडी गिर चुके हैं, अब क्या एक्मे हाँ जी, सोलर की बारी है? यस, और ये कम से कम 170 की तैयारी है। हैं? सो यस, 170 के आसपास ही एक्मे में, क्योंकि मैं इसीलिए इसको ऑलरेडी चेक कर रही थी। हाँ जी। इसीलिए पॉज था कि इतना लंबा, कि इतना बड़ा गैप है चार्ट पे नीचे की तरफ। नहीं नहीं नहीं, एक कॉल अर्जेंट आ गया था। अच्छा अच्छा। बस इसलिए इसलिए नहीं, नहीं, अब मैं ये तो आपसे पूछता ही नहीं कि सच में आ सकता है क्या। मैं अब वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो मुझे तो वो डिफेंस वाली कौन सी कंपनी थी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, वो 280 पे बात हुई थी, 220 आ जाएगा, उसके बाद से तो मैं कभी पूछता ही नहीं कि अच्छा सही में आ भी जाएगा। तो 170 की अगर तैयारी हो रही है मैम, तो जिनके पास यस, हैं फिर तो वो क्या करें? 50 रुपये का फॉल दिख रहा है अगर आपको।
20%, 50 रुपए, इट्स फॉर दिस स्टॉक इज 20%। अगर यही ऑलमोस्ट। 1000 वाला स्टॉक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फ्रॉम द करंट प्राइस ऑल्सो 170 की आसपास की तैयारी है। तो देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक को सही प्राइस पर सिप करते जाए तो आप उसको कई लंबे सालों तक होल्ड करके रख सकते हैं, विद द एक्सपेक्टेशन कि विद टाइम जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ठीक होगी, वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर अभी भी फोकस रहेगा आगे भी। लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉब्लम है, और ये इसलिए है स्पेसिफिकली क्योंकि हमारे लिए जो हमारी सप्लाई मार्केट इंडिया में जो है वो तो है, लेकिन जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या जो प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ हम यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। वी आर नॉट मेकिंग एनी, वी आर नॉट डूइंग एनी मैन्युफैक्चरिंग। और मैक्सिमम प्रोडक्ट संदीप जी बाहर से आता है, और दिख रहा है, मार्केट उस चीज को भांप रहा है कि ये चीजें और भी महंगी हो जाएंगी आने वाले समय में, और सप्लाई जो है या फिर जो प्राइसिंग है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। तो ये चीज प्राइस जो है, मार्केट जो है उसको सेंस कर रहा है। देखिए, आई वांट टू ऐड वन थिंग। जो करंट प्राइस है ना, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। तो वो चीज जो हो सकता है हम उनको देख पा रहे हैं प्राइस में, तो वो चीज है जो आगे इन कंपनीज में दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप कोई भी इन कंपनीज को फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक के चलिए। मतलब दिस इज रियली नॉट द टाइम अकॉर्डिंग टू मी, चाहे वो कोई भी स्टॉक को वारी हो, प्रीमियर हो। आप जो एक बार को आप उन कंपनीज पे जरूर दाव लगा सकते हैं जो इन कंपनी को फंडिंग करती है, राइट, उनको आप देख सकते हैं। बट डायरेक्ट स्टॉक जो मार्केट में सप्लाई करती हैं उनसे थोड़ा सा सोच समझ के दूरी बनाई, या फिर थोड़ा रुक के स्लो मोड पर बाइंग करें। बट फिलहाल एक्मे सोलार इस काइंड ऑफ 170 के आसपास दिखता है मुझे इन कपल ऑफ क्वार्टर्स। जल्दी भी हो सकता है, तो आप तैयारी रख सकते हैं उसका। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तपन सर, बस एक स्टॉक आपसे लूँगा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ जो काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं। ये है सर, कल जो ये 500% टैरिफ वाला जो बम फोड़ा है ना, ट्रम्प साहब ने जो बातचीत करी है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स पर दिख रहा है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या फिर जिनका यूएस से सरोकार है। कल भी हमने देखा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, एपेक्स फ्रोजन जैसे स्टॉक्स 8-8% गिर के बंद हुए। आज दो स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, दोनों टेक्सटाइल वाले हैं। एक है सर ट्राइडेंट जो कि 4.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है, और इंडो काउंट यहाँ पर 2.5% के आसपास की गिरावट है। टेक्सटाइल पर या और भी जितने भी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं सर, उन पे आपकी राय, स्पेशली इन दिस बैकड्रॉप, ये 500% का जो नया बम फूटा है? नहीं, देखिए ये संदीप जी, आई थिंक हमने काफ़ी टाइम बात भी की है कि, और मैं ये रिलेटेड ही कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट को टच ही करना क्यों है आपको, क्योंकि जहाँ पता नहीं है ट्रम्प सामने ना, जिसका कोई समझ ही नहीं सकता उनका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा। और अभी भी ट्रेड डील तो कब दूर दूर से पता नहीं है, अभी भी नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन चले। आई थिंक हम लोग वहाँ अटक गए कि भाई उनको डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए, जो हम लोग ना बोल रहे। तो उस समय में आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ ही सकता है। और अगर ये और खींचेगा 2 महीने, आई डोंट नो, ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का और पूरा एक साल निकल जाएगा। अभी ये जो रैली आती है ना, वो सिर्फ होप रैली आती है, वो कुछ फंडामेंटल बैक्ड रैली नहीं होती है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, या तो इन्होंने एक्सपोर्ट कम किया होगा, या तो फिर सैलरी में कट किए होगे, या कहीं ना कहीं वो होगा। तो उसके वजह से दैट इज वो अच्छा शेप नहीं रहता किसी भी कंपनी के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही अवॉइड है जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती इंडिया और यूएस की। और प्लस आप क्वार्टरली रिजल्ट में नॉर्मल जो पहले जैसा सेल्स और प्रॉफिटेबल ना आए, तब तक इसको टच ही मत करो। और मैं तो ये 1-2 क्वार्टर तो मैं ना ही बोल रहा हूँ, मत टच कीजिए, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू रिकवर। ऐसे जल्दी रिकवर नहीं होते ये सब फंडामेंटली बोल रहा हूँ। स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर क्या होता है, रिजल्ट नहीं है तो स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब तक ट्रेड डील नहीं तब तक एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग नहीं, ये बात साफ तौर पे निकल के सामने आ रही है। ठीक है, चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। रोहित तिवारी जी का पहला सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अबाला मैम, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज 205 पर लिया हुआ और इन्फी बीम 19 रुपये 75 पैसे पर, अभी और एवरेज कर लें क्या? टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए 3 महीने का। ओके, एवरेज मत करिए पहली बात, एंड 3 महीने का टारगेट से ज्यादा यू शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, बिकॉज ये होना नहीं चाहिए था स्टॉक में लेकिन हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से शांति बिल के बाद में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में एक मोमेंटम था, जी, वो सस्टेन होना चाहिए था, बिकॉज वो बिल पास हो चुका है। दैट इज ऑब्वियसली कि उन कंपनीज को बिजनेसेस मिलने वाले थे। बट एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट जो यहाँ पर कि आपको एक 150 रुपए का स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चलना चाहिए, एंड करंटली इट इज एट 170।
हाउएवर अगर इसको निकलना है वापस से तो ये 220 से लेकर के 245 के टारगेट आपको दिखा सकता है विद इन 3 मंथ्स काउंटर। अब 3 महीने में आई एम सजेस्टिंग कि आपको चाहे स्टॉप लॉस मिले या टारगेट, मैंने 3 बार स्टॉप लॉस बोला है तो चांसेस स्टॉप लॉस के बन रहे हैं वैसे, लेकिन फिर भी जो आपको मिले उसकी रेस्पेक्ट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉस डायरेक्टली यू आर इनवाइटिंग मार्केट की मेरे पास जितना है ले जाओ, इट्स योर्स। तो वैसी वाली स्टेटमेंट आने, वैसी वाली कंडीशन जो है आने मत दीजिए। जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, ये मार्केट वैसी है जहां पर चुन चुन के आपको स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, और आप अगर गलत मार्केट अगर या स्टॉक आपको गलत प्रूव कर रहा है तो हो जाइए, लड़ नहीं सकते हैं। सो वो चीज का ध्यान में रखते हुए आप काम करिए, स्टॉप लॉस को निगरानी में रखिए, देखिए, और इसके अराउंड क्या कुछ नए न्यूज आ रहे हैं कि नहीं वो जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए 150 शुड बी द स्टॉप लॉस, 220 एंड 245 शुड बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 19 रुपये 75 पैसे पर इन्फीबीम भी है इनके पास। बी ओके, मुझे मिल गया है 15 रुपए। इनकी बाइंग कितनी की है? 19.75, 19 रुपये 75 पैसे पर लिया है इन्होंने। इसीलिए बोल रही हूँ स्टॉप लॉस उसको ध्यान में रखिएगा। नो एवरेजिंग एज ऑफ नाउ, जैसा है एज इट इज रख लीजिए। एंड जहां पर कुछ स्टॉक्स में होते हैं जहां पर एवरेज कर सकते हैं, ये वैसा नहीं है, और वो भी तब जब आपका दायरा यानी होल्ड करने की जो आपकी टाइम है, आपने उसको टाइम लिमिट कर दिया है। तो अब जहां पर आप प्राइस को टाइम कर रहे हो वहां पर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत ही स्ट्रिक्टली देखने हैं, राइट। जहां पर आपको देने को टाइम है वहां पर आप फिर भी थोड़ा सा लीनियंट होकर के बैठ सकते हैं, लेकिन व्हेन यू आर टाइमिंग इट तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा। सो नाउ इसमें जो एक स्टॉप लॉस लेवल है फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो ब्रीच हो चुका है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गिव इट अ चांस तो 15 रुपए 35 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके रुक जाओ। बट अकॉर्डिंग टू मी इट हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड इट्स स्टॉप लॉस वेरी पहले ही, काफी पहले। तो एग्जिट कर लीजिए सिंपली अगर आप चाहे तो। 15 रुपए 75 पैसे पर है, एंड आई एम नॉट सीइंग एनी रिबाउंड बिफोर 14। तो अभी भी आप अच्छे खासे अगर चाहे तो अपने कैपिटल को थोड़ा सा इसमें बचा सकते हैं। ठीक है। तपन सर, जॉय के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर आपका व्यू आप आईसीआईसीआई बैंक में दीजिए नियर टर्म के हिसाब से। इनके पास सर 1050 के 275 शेयर रखे हुए हैं, तो मुनाफे में तो हैं, अच्छा खासा गेन हो रहा है सर। व्यू इनका शॉर्ट टर्म का है, क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? देखिए आईसीआईसीआई बैंक तो ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी हद तक रिकवर हुआ है। 1330 से ऑलमोस्ट अभी आप देखें तो 1400 के आसपास है, और बीच में ज़्यादा हो गया था वापस नीचे। लेकिन जो अपडेट्स आए, जो बैंकिंग के अपडेट्स आए, ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के थोड़े नरम आए थे, लेकिन बाकी ओवरऑल आई एम क्वाइट ओके विद द न अपडेट्स ऑल्सो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी भी क्रेडिट साइकिल ग्रो होगी यहाँ से। और ये अगर देखें तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की खास बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 15 to 20% क्रेडिट साइकिल उनकी ग्रो होगी, और कासा रेशियो भी आई थिंक शेयर बढ़ेगा उनका। और मुझे लग रहा है कि अगर सीएजीआर की भी बात करें तो 15 से 20% ईपीएस ग्रोथ आ सकता है यहाँ से। एंड ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी हद तक इम्प्रूविंग है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स उनके साथ है। अभी ऑफ कोर्स ये स्लो मूव रहेगा, इतना फास्ट भागेगा नहीं। तो शॉर्ट टर्म में अब मुझे पता है उनका पीरियड क्या है, 1 या 2 महीना, तो उतने मूवमेंट नहीं। लेकिन अगर आप 1 साल का अगर पकड़ के जाओ तो मुझे लग रहा है कि 15 से 20% के आसपास यहाँ चांसेस है कि आपको ग्रोथ मिले। ठीक है, ओके। तो थोड़ा लंबा व्यू लेके चलेंगे तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती हुई दिख सकती है। वीएलए मैम, HFCL देखिए, ये स्टॉक लाइमलाइट में आया था, ये FNO से निकला, उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त मूव इसमें बना था। 71 रुपये पर प्रेम जी हैं हमारे दर्शक हैं हमारे, कह रहे हैं कि 2500 शेयर मैंने ले रखे हैं 71 रुपीज़ के प्राइस पर। आपकी राय जानना चाह रहे हैं ये। फिलहाल ऐड मत करिए, जैसा है थोड़ा सा, क्योंकि एवरेजिंग का लेवल थोड़ा और नीचे है मेरे ख्याल से, मैंने बोला भी होगा 64-65 के आसपास, 66 पर है। तो फिलहाल नो एवरेजिंग, क्योंकि हो सकता है कि इसी मार्केट में कुछ और अपॉर्चुनिटी आज नहीं लेकिन अगले कुछ दिनों में जनरेट हो जाए, बन जाए। तो फिलहाल के लिए इसमें और एडिशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से फिलहाल जैसा है ऐसे ही इसको होल्ड करिए, और एक स्टॉप लॉस रखिएगा 71 की आपके पाएंगे, बट 61 शुड बी द मिनिमम स्टॉप लॉस। हाउएवर इफ यू कैन गिव इट टाइम टू अस तो ये अपने समय से चल के आपको लगभग 79 एज फर्स्ट टारगेट और लगभग आपको 85 दूसरे टारगेट दिखा सकता है। तो ये एक व्यू है, फिलहाल एवरेजिंग नहीं करना है इसमें।
मैम हमने आइनॉक्स सीमेंट पे ना पहले भी बात करी थी। गुंजन तिवारी जी कह रही हैं कि 122 में मैंने 300 शेयर लिए हुए हैं, मैम से ज़रा पूछवा दीजिए कि क्या करना चाहिए, बाय करें या फिर निकल जाएं। तो पहले बाय करने का आइनॉक्स में आई थिंक ये और ऐड करना चाह रही हैं क्योंकि पहले से ही हैं 122 में 300 शेयर इनके पास, तो कह रही हैं कि हाँ, निकलना तो नहीं है ना, मतलब, या और ऐड कर सकते हैं क्या? निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको समय दे दीजिए। देखिए, ये SJVN, आइनॉक्स वेल, सुजलॉन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि समय मांग रहे हैं हाथ फैला फैला करके कि हम परफॉर्म करेंगे। कि हम परफॉर्म करेंगे। जस्ट हमारी वैल्यूएशन अभी हम महंगे हैं मार्केट से, सेक्टर इंडस्ट्री से या फिर पॉलिसी मेकर से उतने बड़े कुछ कमेंट्रीज नहीं आ रहे हैं, बस हम इसीलिए नहीं चल पा रहे। तो ये दो तीन चीजें हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है उतनी खास। तो बस दो चार चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स उतने आउट परफॉर्म नहीं किए। इनफैक्ट धीरे धीरे अब ये सही प्राइस की तरफ चल रहे हैं जो इनको प्राइसिंग होनी चाहिए जो इनकी। तो वैसे भी आइनॉक्स विंड अभी भी 39 पे है, जबकि जब लास्ट टाइम बात हो रही थी तो 122 125 के आसपास था ये। उस घटने के बाद भी अभी भी सेक्टर से अभी भी ये लगभग लगभग देखें तो 10-15% महंगा ही है। सो यहाँ से मैक्सिमम आप थोड़ा सा और इसमें सब्र रखेंगे तो 110 पर शायद है, मैं यहाँ पर बोल नहीं रही कि आएगा ही, बट 110 के पासेज में रिबाउंड आना चाहिए। एंड अगर आप एवरेज करना चाहते हैं और अगले 3 से 4 क्वार्टर, कम से कम 1 साल आप नजरिया रख लें, तो ये हो चांसेस हैं कि आपको ये लगभग 140 और 175 रुपए के टारगेट दिखा सके। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस 95 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है उन लोगों के लिए भी जो एवरेज करें 110 के पास, एंड उन लोगों के लिए भी जो इसको एज इट इज होल्ड करना चाहते हैं। अब ये स्टॉप लॉस आपको बड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस जब इसने समय रहते काटा नहीं था। तो जिनके लिए 110 के आसपास की बाएंगे उनके लिए 15 रुपए लाइक 15% स्टॉप लॉस है, एंड लगभग 30% का टारगेट है 140 के पास में। तो ये एक व्यू है जो इसमें देखा जा सकता है। ठीक है। तपन सर, एक हमारी दर्शक हैं जिन्होंने RBZ ज्वेलर के नाम से, चंद्रिका के नाम से हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 61 रुपये 68 पैसे पर लिया है, क्या करें? एक तो ये सर मैंने स्टॉक का नाम पहली बार सुना है, आई डोंट नो आप इसे ट्रैक करते नहीं करते हैं। मैं इसका चार्ट देख रहा था, अब ये कह रहे हैं कि मैंने 61 रुपये 68 पैसे पर ले रखे हैं, तो 61 रुपये 68 पैसे या तो 161 रुपये 68 पैसे है, या फिर अगर ये प्राइस सही है तो कम से कम नहीं तो 2-2.5 साल पुरानी इनकी खरीद है ये। आई डोंट नो इन दोनों में से क्या सही है। लेकिन सर अगर आप मान लीजिए इसको नहीं भी ट्रैक करते हैं, अब मेरा सवाल पूछने का कारण पता है क्या है सर, 1-2 दिन पहले जो बिजनेस अपडेट्स आए थे ना, टाइटन के, कल्याण ज्वेलर्स के या फिर बाकी कंपनियों के, बड़े ज़बरदस्त अपडेट्स आए हैं सर उनके। तो उसके बाद हमने ज्वेलरी स्पेस में काफ़ी अच्छा मूव देखा था परसों के सेशन में। कल बाजार नीचे आ गया तो ये स्टॉक्स भी हल्के हो गए थोड़े। करना क्या है सर, जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, क्या ये इस बार दिखा रहा है कि ज्वेलरी सेक्टर के जो नंबर्स हैं वो बहुत तोड़ फोड़ आने वाले हैं? जी एक्चुअली ना संदीप जी, मैंने भी कल ही सुना था। कल मैं एक शो में था, NDTV प्रॉफिट में, वहाँ मैंने भी पहली बार सुना था। लेकिन हाँ, जो आपने बताया वो बहुत सही बोला है कि जो अपडेट्स आए ना, टाइटन के आए या बाकी सब के आए, बहुत ही अच्छे आए और उसके वजह से ये सब स्टॉक भागे। अभी इन सब स्टॉक्स ही, राधिका ज्वेलर्स है, RBZ है, आई थिंक TBZ है, ये सभी स्टॉक कल 8 से 10% भागे थे। रीजन एक ही है कि अगर ये सब स्टॉक की बात करें, मैं छोटे स्टॉक्स की बात करूँ, कि ये ऑलरेडी कहते हैं ना 30-40% से ज्यादा गिर चुके अपने टॉप से। अभी उनके वैल्यूएशन देखो तो कंपैरेटिवली ठीक ठाक हो चुके हैं बहुत ही। अगर RBZ के बाबू 12 के पी पे चल रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा धुलाई पिटाई हो चुकी है, तो यहाँ से सेफ्टी बहुत हो जाती है और नीचे का मूवमेंट कम हो जाता है। तो इसलिए मैं भी पॉजिटिव हूँ, अगर किसी के पास है स्टॉक तो बने रहिए। होपफुली अगर देखो रिजल्ट आया तो इसमें स्प्रिंग की तरह उछाल आएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आप देखें इनका वैल्यूएशन देखो जो बड़ी है, जैसे टाइटन ले लो या कल्याण ज्वेलर्स ले लो, उन सब की ले लो, तो वैल्यूएशन गैप भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। अगर ये साइकिल चेंज हो रही, जो कल लग रहा था डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, गोल्ड प्राइस हाई है और आप सबके नंबर 30-40% से अपडेट्स आ रहे हैं ग्रोथ के, तो आई थिंक इसमें भी अगर आएगा तो यहाँ से तो अप मूवमेंट मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, ओके। वेले मैम जरा एक बार ना आप IFB एग्रो देखिए, IFB एग्रो का एक बार चार्ट दिखाइए। पहले तो आज का चार्ट दिखाइए, फिर उसके बाद उसको 1 महीना कर दीजिएगा। IFB एग्रो में आज आप देखें ना तो आपको 5% का लोअर सर्किट नजर आएगा। ये जो सीधी लाइन का मतलब है कि ये सर्किट लगा हुआ है नीचे का 5% का। अब इसको कर दीजिए आप 1 महीना। 1 महीने में देखिए मैम, ये जो बॉटम आप देख रही है ना, ये बॉटम है 18
दिसंबर के आसपास, हाँ 18 दिसंबर को 1221 रुपये का प्राइस था। 1220 मोटा मोटी पकड़ें, 1220 से अभी रिसेंटली ये 1750 भी जाके, आज का ही हाई 1750 का है। तो 1220 से 1750 विद इन अ मैटर ऑफ डेज, 18 दिसंबर से 9 जनवरी आप पकड़ लीजिए, 20 दिन भी नहीं हुए हैं, तो 30-35% का मूव इसने पिछले कुछ दिनों में ही दिखाया है। अब इसमें लग गया है 5% का लोअर सर्किट। तो मैम मेरा सवाल ये नहीं है कि इसमें मूवमेंट बहुत अच्छा आया, इसमें ले लें क्या, मेरे डर ये है कि क्या ये 5% का जो सर्किट लगा है, ये सर्किट वाला मामला तो नहीं हो जाएगा ना, कि सर्किट टू सर्किट ही चले। ऐसे ही स्टॉक है ये। देखिए, कभी भी पैसा डालते समय आपको उस स्टॉक की चाल जरूर देखनी है कि वो चलता कैसा है। वो यूसीएलसी वाला है, यानी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, या फिर धीरे धीरे UCLC आईटीसी या फिर धीरे धीरे टाटा जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, जैसे एक जनरल मूवमेंट होती है, टाटा हो गया या फिर रिलायंस हो गए। तो जिस स्टॉक में आप हाथ डाल रहे हो उसको पहचानो जरूर कि वो चलता कैसा है। तो अगर उसमें ये है कि यूसीएलसी लगते ही रहते हैं तो वो उसके लिए एक बहुत कॉमन बात है। और जब ये करेक्ट होते हैं तो वैसे ही इंटेंसिटी से करेक्ट भी होते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस नाउ। क्योंकि इसके कारण क्या है, ओवरबॉट हो गया है थोड़ा सा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, बशर्ते इसमें थोड़ी सी जगह बच जाती है, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं है, तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब दूसरा चीज, जब आप ओवरबॉट है टेक्निकल चार्ट पर फॉर एग्जांपल, तो आपको ये भी देखना है कि इस ओवरबॉट कंडीशन में आप आपके फंडामेंटल्स भी तो खराब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप बैंक उधर भी महंगे हो, तो फिर वहां पे पिटाई जो है, या फिर जो स्टॉक्स में जो करेक्टिव मूव आता है वो थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता है। एंड सेइंग दिस, सेक्टर 25 के मल्टीपल पर है और ये लगभग 30 के मल्टीपल्स पर अभी है। लेकिन इस कंपनी की आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई बेसिस पर देखेंगे तो ग्रोथ है। इस साल बड़ा एबनॉर्मल सा मूव दिखा इसमें, तो जिसकी वजह से इसने एबनॉर्मल रिएक्ट भी दिया। 2025 इसके लिए एक बढ़िया साल रहा है, बट अभी के लिए वैल्यूएशन पार्ट पर इट्स नॉट गिविंग कंफर्ट एट ऑल। आपको इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नॉट बिफोर 1500, एंड करंटली इट इज एट 1665। तो आता है तो ही खरीदिए, अदरवाइज हाथ मत डालिए। इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है मार्केट में, महंगा खरीद के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये एंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू। और इसमें जो लोग इसमें प्रॉफिट में हैं, मेरा सजेशन, सिंसियर एडवाइस ये है कि प्रॉफिट बुक फिलहाल कर लीजिए। अभी भी बिकता है तो बेच लें सर्किट पे भी। आज नहीं बिकेगा, आप ऑर्डर लगा के रख लीजिए। वैसे भी जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, जनरली आपको 5% के सर्किट पे खरीदने पड़ते हैं और 5% के सर्किट पे आपको बेचने पड़ते हैं, जहां पर लिक्विडिटी कम हो। तो इट इज काइंड ऑफ द सेम स्टॉक। तो देखिए, आज का ऑर्डर लगा के रखिए, अगर मार्केट खुलती है, सर्किट खुलता है तो आप बेच के निकल जाइए, अदरवाइज कल का वेट कर लीजिए। मतलब कल फिर से मंडे को सर्किट का लेवल डाल दें, हैं उसका ऑर्डर लगा दें। वैसा सही होता है संदीप जी इसमें, क्योंकि स्टॉक्स ही वैसे हैं ये। ठीक है, परफेक्ट है, लिक्विडिटी। पॉइंट वेल टेकन। मिस्टर प्रेम कह रहे हैं कि पैरादीप फॉस्फेट की कुछ जानकारी दीजिए प्लीज़। तपन सर आप इसको एड्रेस कीजिएगा। 170 रुपये पर 500 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें? सर ये अब है तो फर्टिलाइजर स्पेस की ही कंपनी, और बजट से पहले यूजुअली हम देखते हैं कि मूवमेंट आता है, तो सर ये क्वालिफाई करेगा उसमें, या फिर कोई और स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस करें, या इस बार उम्मीद ना ही करें कि फर्टिलाइजर में कोई रैली आएगी? ये देखिए, फर्टिलाइजर की जो अच्छी खासी रैली आई थी, बाद में तो आप देखो फिजल आउट हो गए। रेन, अब हम नॉर्मली ऐसा होता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में इनकी रैली आती है, फिर वो फिजल आउट हो जाती है। सेम पैटर्न आप इस बार भी देख रहे हो, अभी देखो पूरा फिजल आउट हो रहा है। मुझे बजट में इतना कुछ खास लग नहीं रहा है कि फर्टिलाइजर के रिलेटेड इतना भी बड़ा कुछ आ जाएगा कि इनकी उस तरह से। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा 10-15% का मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन इनका जो जिस तरह के साइक्लिकल बिजनेस होते हैं वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। अब इसकी भी मैं बात करूँ तो ओवरऑल रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे ऊपर नीचे है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए। आई थिंक ये अभी भी कंसोलिडेट मोड में है। अगर आपको एंटर करना है तो मे बी अराउंड 135 के आसपास अगर आता है तो थोड़ा करिए। लेकिन जैसे मैंने बोला, सितंबर अक्टूबर के टाइम में और ये बढ़ता है, वापस निकल के वापस एंटर कर सकते, तो वो मैंने साइकिल हमेशा देखी है इन सब की। अच्छा, वो बुआई के टाइम पे ना? हाँ ठीक है, परफेक्ट है। तो 135 के आसपास अगर आपको मिले तो आप ज़रूर पैरादीप फॉस्फेट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या फिर नई खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा वेले मैम, सुजलॉन की बात हुई थी, आपने पासिंग रेफरेंस में स्टॉक की बात की थी। रमेश चौहान जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सुजलॉन में अंबाला मैम का क्या सुझाव है, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ कितने महीने के लिए इसको अगर कोई खरीदने की राय दें तो आप?
महीने नहीं है इस स्टॉक, ये सालों वाला स्टॉक है, इयर्स, साल साल। इसका ना मैं चाहूँगा तो आप अपनी राय दीजिए, इसका थोड़ा चार्ट आप लंबा कर दीजिए। स्टॉक धीरे धीरे सही देखिए ये नीचे की तरफ ही ट्रैक कर रहा है। हाँ प्लीज़ मैम। यस, सो वही मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये साल नहीं, ये इयर्स वाला स्टॉक है, और आपको इसमें पैसा लगा के ना भूल जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कुछ बना पाएगा। क्यों मैं इस स्टॉक को लेकर के एक पॉजिटिव टोन में साउंड होती हूँ, सिर्फ एक रीजन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है नहीं, एंड इनके लिए। एनर्जी का सब्स्टिट्यूट, यस, हाँ हाँ। दो कंपनीज है एनर्जी का सब्स्टिट्यूट। सिर्फ अब जो हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारे मोड्स है उसका ढूंढा जा रहा है, और फोकस है कि एनर्जी पर हम सेल्फ रेजिलेंट हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो ये कंपनीज अगर उस चीज में काम कर रही है तो ये खुद से नहीं चल पाएगी, गवर्नमेंट के इनको पीएलआईज वगैरह चाहिए। अब वो आ चाहिए। नहीं रहे वो अलग बात है, बट जब आएंगे तो तभी तभी ये स्टॉक अच्छे काम कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट के मैं इसको थोड़े से और अच्छे वर्ड्स में बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कह बाहर से दीजिए जो कह प्रेशर, दीजिए इट्स लाइक कि कह दीजिए, कोई ओके, बात नहीं, कह तो दीजिए। बाहर से जो प्रेशर है ना, मतलब आपके ऊपर जो बाहर से प्रेशर है, इट्स लाइक कि समवन आपकी गर्दन को ऐसे दबा करके आपसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है कि हमसे खरीदो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमसे पूरी करो। सो इट इज हाई टाइम जहां पर हमको सब्स्टिट्यूट जो है बहुत ही शिद्दत से ढूंढने पड़ेंगे। और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में इंडिया में है तो उसको नई कंपनीज को ला करके एस्टेब्लिश करने से ज्यादा अच्छा ये है कि जो है उसके पैर को आप मजबूत करो, उसके हाथों को आप सपोर्ट दो। सो सुजलॉन जैसी कंपनीज, एसजेवीएन जैसी कंपनीज, एनएचपीसी जैसी कंपनीज, ये इसी तरह की कंपनीज हैं जो कि आपको एक एनर्जी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में दिलवा सकती हैं। तो आज नहीं तो कल, विद दिस व्यू, विद दिस फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, आप इन स्टॉक्स में धीरे धीरे सिप करिए। सारा पैसे एक बार में लगाएंगे तो आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि ये कब जाकर के सपोर्ट लेंगे एक्चुअली वो बहुत मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन टेक्निकली जब आप देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिलता है 47 के आसपास। इसीलिए जब मुझे पूछा गया था कि अभी 52, 53, 54 पर है, तो अगली एवरेजिंग कहां पर करे, इसीलिए मैंने वो 47 का वर्ड वहां पर नंबर वो दिया है। तो हाँ 47 के आसपास आ जाए तो वहां पर आप थोड़ा सा जरूर एवरेजिंग या फिर नया सिप डाल सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और रही बात, आउटलुक आपको बता दे कि ये समय चाहता है आपसे, और कंडीशन क्यों समय चाह रहा है वो भी एक्सप्लेन किया है। तो समय दो, लेके रखो, और ऐसे रखिए कि आपने अपने बच्चे के लिए 3, 4, 5 साल के लिए इसको लेके रख दिया है, उसकी फ्यूचर एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि बिट टाइम बढ़ेगा, एंड दैट इज द रियलिटी अबाउट दिस। तो आप खरीद के रख लो, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन अभी डाउन द लाइन कुछ महीनों वाली मत रखिए। एक साल में तो कुछ नहीं होने वाला लगता है, टाइम लगेगा इसको। सालों का समय आपको देना पड़ेगा। अच्छा मैम, थोड़ा ना रैपिड फायर कर लेते हैं। 2 सवाल मुझे लेने हैं इससे पहले कि मैं प्राइमरी मार्केट वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ूं। एक तो ना श्रावण जी का सवाल है, आप ही के लिए आया अंबाला मैम, कह रहे हैं कि अंबाला दीदी को प्रणाम। क्या बात है, मतलब आपकी थैंक यू। फैन फॉलोइंग देखिए, अंबाला दीदी को प्रणाम कह रहे हैं। और कह रहे हैं मेरे पास जीएमआर पावर है 1000 शेयर 115 के भाव पर, क्या करें प्लीज सजेस्ट। 115 का लिया हुआ है जीएमआर पावर जी। एयरपोर्ट, हाँ यही वाला। ओके, ऑलराइट। जीएमआर अभी चल रहा है 104 के आसपास। आईएक्स देखिएगा 160 के आसपास निकल गया है। वैसे सुबह हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग थे हम उस पर। वेल, जीएमआर पावर अभी चल रहा है 140, 104 के आसपास में। मेरा सजेशन इसमें ये ही है कि आज थोड़ा सा बाय करिए, लेकिन ज्यादा अगर आपको इसको बाय करना है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल 95 रुपए के पास में है। तो थोड़ा सा बाय आप कर सकते हैं। आज आपको हो सकता है कि 3-4% का अपसाइड का मूवमेंट इन एंड ऑल 1-2 दिन के अंदर में मैक्सिमम दिखे, बट ज्यादा कंफर्टेबल ये प्राइस जो है आपको 95 के पास में देगा, बिकॉज एट दैट प्राइस ना सिर्फ आपको वैल्यूएशन के कंफर्ट पर भी बहुत सारे लोगों को ये कंफर्टेबल थोड़ा सा कंफर्टेबल लग सकता है और ज्यादा। इनफैक्ट सेक्टर से सस्ता है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। एंड फिलहाल अगर आप लोग मुझे रेगुलरली नोटिस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी पर मेरा फोकस फिलहाल ज्यादा है। जो 5-6 सेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एनर्जी पर ज्यादा प्रायोरिटी रखी है मैंने। तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा बाय कर सकते हैं, ज्यादा 95 के आसपास। ठीक है तपन सर, ये सवाल आपके लिए है। समीक्षा जैन जी कह रही हैं कि मेरे पास सीएसबी बैंक है 548.89 पर, एचबीएल इंजीनियरिंग भी है, रेलवे वाला प्ले है 971 का प्राइस है, यूबीआई है 167 पर, इनमें क्या करें। और टाटा स्टील भी है इनके पास 185.7 का। व्यू नहीं बताया इन्होंने सर कि लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है। इनमें से कोई स्टॉक जो आप इनको थोड़ी सलाह दे पाएँ उस पर।
नहीं देखिए, सीएसबी बैंक तो आप होल्ड कीजिए आप, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि थोड़ा बुलिशनेस आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे और स्टॉक भी ठीक ठाक है, तो सीएसबी बैंक आई थिंक आप होल्ड कर सकते हैं। टाटा स्टील है तो ऑफ कोर्स टाटा स्टील, क्योंकि मेटल स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है और ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो यूरोपियन उनका जो डिवीजन है वो होपफुली इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यूके में भी डिमांड अच्छी खासी है। डोमेस्टिक भी अगर आप देखो तो 10-11% से डिमांड है। तो लेकिन यहाँ बस एक ही है कि आप रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि क्या है कि 10-15% नीचे, क्योंकि रीजन है कि कभी भी रिवर्स होता है मेटल स्टॉक में तो प्रॉब्लम है ना आ जाए। तो यस, स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़िए, लेकिन यस, टाटा स्टील ये क्वार्टर देखे होपफुली यहाँ मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस जैसे मैंने बोला यूके का डिवीजन अच्छा करेगा तो यहाँ से और बढ़ोतरी हो सकती है। सर दूसरे कौन से थे, यूटीआई? हाँ, यूबीआई था सर, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इन्होंने 167 पर लिया, और एचबीएल इंजीनियरिंग 971। हाँ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि ऑफ कोर्स पीएसयू है और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में डू बेटर देन प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो, और ये स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और स्टॉक भी अच्छा है। देखिए इसका थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी इनका जो क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा इश्यू है, लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव थी लास्ट टाइम, तो लग रहा है वहाँ भी सेंस अच्छा है, तो वो भी होल्ड कीजिए। एचबीएल इंजीनियरिंग आप रिजल्ट देखिए किस तरह से आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ये स्टॉक अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी थोड़ा बढ़ चुका है वापिस, लेकिन यहाँ मैं बोलूँ कि एक बार रिजल्ट देख के अगर ऐसा हो नहीं चले तो फिर निकल जाना है, बाकी तीन स्टॉक में मैं पॉजिटिव हूँ।